प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ही है। वेस्ट टू प्रोडक्टिव एंड क्लीन फार्मिंग, श्री प्रेमचंद शर्मा, पद्मा बॉडी। स्वागत है सर आपका। और आपने उत्तराखंड के सुदूर हटल सेस पहाड़ी गांव में रसायनों के उपयोग के बिना जैविक तरीकों का उपयोग करके उच्च उपज फल और सब्जी उत्पादन, आपके योगदान के लिए आपको नागरिक सम्मान मिला। आपने अनेक ऐसे काम किए जो वेस्ट टू प्रोडक्टिव एंड क्लीन फार्मिंग के लिए बेहद जरूरी थे, और आपके ये जो कार्य हैं वो विशिष्ट योगदान रखते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आपके अनुभव हम जरूर साझा करना चाहेंगे आपकी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। स्वागत है सर। आज मैं इस सभागार में सभी को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर भारत सरकार को, कि हमने ये सोचा भी नहीं था कि इतना सम्मान मिलेगा, मतलब इस क्षेत्र में। तो मैं जो अभी जो मैं कृषि का विविधीकरण करता हूं, हर तरह की खेती कर रहे हैं कि बागवानी में भी। आप देखिए जो ये सामने चित्र है, ये एक अनार है, मतलब जो कि उत्तर भारत में अनार की खेती नहीं, ये बताया वैज्ञानिकों ने भी कि उत्तर भारत में ये अनार नहीं पैदा किया जा सकता। लेकिन मैंने क्या सोचा कि जब जंगली अनार हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो सकता। तो इसमें मैंने पहले उनसे ये मालूम किया कि भाई ये किस तरह से तैयार किया जाता है। वैज्ञानिकों उन्होंने कहा कि ये कटिंग से भी होता है और कलम से भी होता है। तो हमने इसको पौधे तैयार कर दिए, लेकिन हमको उस समय क्या हुआ कि मतलब स्थानीय ही अनार तैयार किए मैंने। वो अनार था साइज में बहुत बड़ा था, 1 किलो तक का दाना था। और उसमें थोड़ी हमें मार्केटिंग में ही प्रॉब्लम आई कि जब हम मार्केटिंग में ले गए तो 1 किलो का दाना था कि अगर कोई अनार खरीद के ले जा रहा रिश्तेदारी में, तो क्या लाया कि 1 किलो एक दाना अनार का लाया था। वहां से थोड़ी दिक्कत भी आई। तो फिर मैंने ये किया कि अनार तो अब हो रहा है, लेकिन इसकी वैरायटी ढूंढनी है। और उसके लिए मैं महाराष्ट्र शोलापुर और कुल्लू बजोरा से हमने ये अनार की वैरायटी लाई है। और ये भगवा है, जो कि आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत का पौधा हमने उत्तर भारत में तैयार किया, मतलब एक हिमालय के क्षेत्र में। मतलब नेक्स्ट आगे बढ़ो। हाँ, ये मैं वहाँ जो किसान लोग हैं उनको प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और साथ में हमने ये भी किया कि कम पानी से कैसे खेती करें। मतलब हमारे यहाँ मतलब पानी की भी प्रॉब्लम थी, तो हमने जंगल से दूर दूर से स्रोतों का पानी इकट्ठा करके, और इस तरह से हमने ये देखिए कि ये टैंक में जो है हमने पॉलीशीट डाला है। और इससे हमारा ये है कि मतलब पानी हम इसमें नहीं, तो क्या होता धीरे धीरे पानी जो है लीकेज होने लगता है। लेकिन प्लास्टिक शीट से जो है पानी हमारा सुरक्षित है और पूरे गांव के लिए हमारा ये पानी जा रहा है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे पास विश्व की जलवायु है, जिसमें हम जो है देखिए ये कलर कैप्सिकम है और ये ब्रोकली है, मतलब रेड कैबेज है, चेरी टमाटो, हम तरह तरह की मतलब हर तरह की खेती कर रहे हैं। मगर इसमें ये कि हमें ये चाहते हैं कि सरकार से भी एक निवेदन भी है साथ में कि हमको ये चाहिए सहयोग कि विपणन की इसमें भी हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट आप देखिए कि रेड भिंडी है ये, मतलब हमारे क्षेत्र में क्या है कि ये तो मतलब एक जब मैंने अपने एक रिश्तेदार को दी और वो तो हैरान हो गया, बोला यार ये तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये तो ऐसे लाल कलर की, मैं तो नहीं लूं। मैंने कहा ले जाओ। मैंने कहा देखो आप इसको सर्च करके। जब उन्होंने शाम को इसको सर्च किया, उन्होंने कहा कि यार ये भिंडी तो 500 रुपए केजी और इसको जो है ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। लेकिन हम लोगों को अभी पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं खेती के बारे में, लेकिन इसको हमने सबको जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है उसको हमने काफी इस पर आगे बढ़ाने की जरूरत है सभी किसानों के लिए। और आप देखिए ये मक्का हमने ड्रिप से तैयार किया है, ये भिंडी भी ड्रिप से तैयार किया है, कम पानी से, और जैविक साथ साथ में जैविक भी तैयार किया है। ये जैविक है सारा हमारा जो उत्पाद है। मैंने जैविक लिक्विड खाद बनवाई है
जिसका मैं पूरा बखान अब इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मैं उसको पेटेंट करवाना चाहता हूं। अधिकारियों के सहयोग से इस काम जारी है और ये पेटेंट हो रहा है, और जिस दिन ये पेटेंट हो जाएगा, ये जो लिक्विड जैविक खाद है तो ये एक वरदान साबित हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जितना बायोमास है जंगल में, उसका हम अभी तक सदुपयोग नहीं कर पाए। तो इसमें हमने तरह तरह का ये किया है, और शायद मुझे ये कि अगले साल को ये मेरा जो जैविक प्लांट है उसमें मुझे उसमें सफलता ये मिल जाएगी कि शायद वो पेटेंट हो जाएगा। और इसमें ज्यादा कठिन काम भी नहीं है, मैंने अपने इससे बनाया है, और अपने सारा ये जो मैंने लिक्विड खाद तैयार करी है और नेचुरल फिल्टर से तैयार की है। ये नहीं कि हमने कोई मशीनों का उपयोग किया है, नेचुरल फिल्टर है, और जो जैसे जमीन के नीचे पानी छन के आता है, इसी तरह से हमने इस खाद को तैयार किया है। नेक्स्ट, आप देखिए, मतलब हिमालय क्षेत्र में, मतलब जिस पानी से हम सब्जी की सिंचाई कर रहे हैं वो देशवासियों को पीने के लिए भी नसीब नहीं है। मीठा पानी हिमालय का, और वहां की सब्जी, वहां का फल, मतलब इतना टेस्ट है उसमें हमको जो है ये कि हम चाहते हैं कि इसमें सरकार भी बड़े ऊंचे स्तर पर इस तरह का कार्य करे, ताकि किसानों का और बेरोजगार युवाओं का ये आए कि हम जो है खेती करके, खेती से हम इतना बड़ा ये कर सकते हैं। आगे बढ़ा, आप देखिए कि ये जो है ये सेब की पौध है, जो ये पौध तैयार की हमने, सेब की पौध है, इसको हम सीडलिंग से तैयार किया है। और सीडलिंग से जो है अब हम इसमें सेब में क्या ये कर दिया, हमने एक नई खोज ये की है कि हम हाइडन सिटी पे आ गए हैं, कि जिस खेत में 1 बीघे में हम पहले 50 पेड़ लगाते थे, और आज हम 1 बीघे में 1000 पौधा लगा रहे हैं हाइडन सिटी पे, कम दूरी पे। और जिससे कि उससे लाभ क्या हो रहा है कि अगर हमारा 50 पौधा है, अगर एक पौधे से हम 5 पेटी उतार रहे हैं, लेकिन जब 1000 पौधा है तो उससे हमको जो है कितना ये मिलेगा कि आप देखिए कि अगर एक पेटी नहीं आधी उतारते, फिर भी हम 500 पेटी उतारते हैं। तो इसमें सभी को ये है कि कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं काम करने की, और इसको हम तरह तरह के ये कर सकते हैं कृषि में। और ये आप देखिए, हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, युवाओं को, सभी को। ये मल्चिंग विधि भी हमने वहाँ एक सिखाई है। पहले लोग हमारा वहाँ तरह तरह से मजाक भी करते थे कि यार ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब धीरे धीरे गांव के किसान इस ओर आ गए हैं, युवा लोगों ने इसमें और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी है, और हमने हमारे गांव में जो है एक अब मॉडल गांव की ओर बढ़ गया है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी हमें मान्यता मिलेगी एक मॉडल गांव बनने की। नेक्स्ट, आप देखिए, ये हमारा टमाटर तैयार किया है, और ये जैविक खाद से तैयार किया है, जैविक लिक्विड खाद से। आप इसकी ऊंचाई देखिए कहां चले गया। और इसमें हमने एक काम क्या किया है कि इसमें किसान लोग क्या करते हैं कि जंगल से झाड़ियां काट के लाते हैं और टमाटर को खड़ा करते हैं, लेकिन मैंने इसको भी बदला है। मैंने लोहे का पाइप ला करके और उस पाइप को सुतली से के सहारे लगा के टमाटर खड़ा किया है। जबकि गांव वालों का सबका टमाटर जो है खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा टमाटर पूरे इसमें चला हुआ था। और इससे जो क्या ये मिला, लोगों ने यही अपनाना शुरू कर दिया कि अब हम भी ऐसा ही काम करेंगे जिस तरह से प्रेमचंद शर्मा कर रहे हैं। आगे आप देखिए, ये जैविक मतलब छोटा पौधा हमने जैविक इससे लगाया है, और ये आगे जो है फिर काफी बड़ा होकर के मतलब मैंने तरह तरह के अभिनय किए कृषि में, ताकि किसी को सब्जी फल इसमें, और वो हमारा को एक बहुत अच्छे इसकी ओर ले जा रहा पूरे क्षेत्र को। जहां पर हम लोग जो है मजदूरी करने हिमाचल जाते थे, आज हमने यहाँ पर अपने क्षेत्र में ये मुकाम हासिल किया है। आगे बढ़ो, ये देखिए कि हमारा को जो है ये कि अपना गांव को जो है मॉडल बनाने का एक सपना था, और ये इसमें हम सफल हो रहे हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ाओ। हाँ, यही वही टमाटर ही है, और इसमें वीडियो भी था शायद एक, उसको दिखाओ अगर वो वीडियो है। नेक्स्ट, इसके बारे में ऐसे बोल भी, हाँ ये वीडियो था। आवाज नहीं आएगी है? हाँ।
अच्छा, ये मेरा गांव है। अब मेरे एक सुझाव भी है, मतलब, और निवेदन भी है सभी से, मतलब इस भारत सरकार से निवेदन भी है कि समस्त आदरणीय महानुभावों के सम्मुख में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि मेरी नाम मात्र की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा के कारण भाषाई ज्ञान का अभाव मिल सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर मेरी मान्यता है कि आज कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। देश में अगर बेरोजगारी मिटानी है तो केवल और केवल कृषि एकमात्र साधन है। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए हमें हाईटेक खेती की ओर बढ़ना होगा। हमारे देश में विश्व की बेहतरीन जलवायु है। हम हर तरह के उत्पाद अपने देश में उगा सकते हैं। हमारे देश में गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का, पर्वतीय नदियों का मीठा पानी के स्रोत है। कृषि कैसे लाभप्रद हो, इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर एक मॉडल गांव बनाने की जरूरत है। मतलब इसमें प्रगतिशील किसान, कृषि वैज्ञानिक, जिले व ब्लॉक स्तर के अधिकारी एवं उद्यान अधिकारी को देखभाल में इन मॉडल गांव पर कार्य करने की आवश्यकता है। मॉडल ग्राम धरातल में बननी चाहिए, न कि कागजों में। इसमें वैज्ञानिक तरीके से पारदर्शिता के साथ साथ कार्य करने की आवश्यकता है। आज दूर दराज व दुर्गम क्षेत्र में अधिकतर योजनाएं भ्रष्टाचार की जद में आकर कागजों में सिमट कर रह जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। किसानों को समय समय पर उन्नत किस्म के बीज एवं टूल्स मिलने की भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज विक्रेता वो कृषि यंत्र बीज विक्रेता और कृषि यंत्र विक्रेता ग्राहकों से पूछते हैं कि आपको ओरिजिनल चाहिए या कॉपी चाहिए। आप देखिए इसमें भी कितना बड़ा झोल है। सरकारी खरीद में बहुत सारे किसानों को ओरिजिनल की जगह कॉपी ही थोप दी जाती है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब चीजों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हर प्रदेश में बीज वितरण और टूल्स वितरण कंपनियों का डाटाबेस होने के साथ साथ समय समय पर इनकी जांच निगरानी भी जरूरी है, ताकि ये लोग ओरिजिनल सामान ही बेचे, कॉपी नहीं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को उच्च स्तरीय जांच निगरानी टीम भी जरूरी है, ताकि यह पता चले कि प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार के अधिकारी योजनाओं में पारदर्शिता ला रहे हैं या किसानों, मतलब यह भी जानकारी मिले काम धरातल पे हो रहा है या सिर्फ कागजों पर। किसानों को मिलने वाली छूट किसानों तक पहुंचनी चाहिए। इसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। कृषि विभाग और सिंचाई विभाग में भी तालमेल होना जरूरी है। सिंचाई योजना किसानों तक जरूरत के हिसाब से बननी चाहिए, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के हिसाब से नहीं। ऊर्जा खपत के हिसाब से पहाड़ों में भी सिंचाई हो, सोलर पंप लगने चाहिए। पहाड़ों में नहरें बनाकर सिंचाई योजना पाइपलाइन द्वारा बननी चाहिए। नहरें बार बार क्षतिग्रस्त हो जाती है, जबकि पाइपलाइन सिर्फ एक बार का खर्चा आता है। आज सबसे बड़ी जरूरत विपणन की है। किसानों को बिचौलिए से कैसे बचाए, इस पर विशेष कार्य करने की जरूरत है। जब उत्पादन बहुत बढ़ जाता है तो ऐसे हालात में दाम एकदम गिर जाते हैं। परिणाम स्वरूप किसान कर्ज में डूब जाता है। इसके लिए विशेष कार्य करने की जरूरत है। जो उत्पादन कोल्ड स्टोर में रह सकता है, उसका भी जरूरत के हिसाब से क्षेत्र में कोल्ड स्टोर बनने चाहिए। जो उत्पादन कोल्ड स्टोर में नहीं रख सकते, उसके लिए जरूरत के मुताबिक प्रोसेस यूनिट सेंटर बनने चाहिए, ताकि किसानों की आय में इजाफा हो। बरसात आदि में आप लोग देख रहे हैं कि जब सब्जी के रेट बढ़ते हैं तो ठेली पर सब्जी विक्रेता, बरसात आदि में जब सब्जी के रेट बढ़ते हैं तो ठेली पर सब्जी विक्रेता 80 से 100 रुपए तक टमाटर बेचता है, जबकि किसानों से मंडी में 10 रुपए भी नहीं लिया जाता। जब आड़ती से पूछते हैं कि मेरा टमाटर इतना कम क्यों बिका, आड़ती कहता है कि माल ज्यादा आ गया था मंडी में। और जब ठेली वाले से पूछते हैं कि इतना महंगा क्यों बेच रहे हो टमाटर, तो वो सब्जी विक्रेता कहता है कि मंडी में माल ही नहीं आ रहा। मतलब देखिए कितनी बड़ी है इसमें। इस संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण न हो। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृषि से संबंधित
हर तरह के विशेषज्ञों को एक सकारात्मक सोच वाले प्रगतिशील किसान दल का गठन हो, ताकि भ्रष्टाचार और नक्कालों से मुक्ति दिलाकर इसको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद मिले। आप देखिए, कोरोना महामारी में सभी प्राइवेट सेक्टर धड़ाम से गिरे, परंतु कृषि ही एक ऐसा विकल्प था जो ऐसी हालात में निरंतर एक रूपता में रहा। और यह शायद ही बताने की आवश्यकता है कि वास्तविक और प्राइमरी उत्पादन केवल कृषि से ही होता है, और वही उत्पाद जब किसी कारखाने में पहुंचता है तो सेकेंडरी कहलाता है, अर्थात कृषि सभी उत्पादों की जगत जननी है, जिसका ध्यान प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। मेरी मान्यता है कि आज के प्रदूषण के दौर में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में कृषि बागवानी केवल केमिकल रहित जैविक कृषि पर ही जोर देना आवश्यक होगा, क्योंकि आज मनुष्य विश्व पटल पर जितना जागरूक हो रहा है, उसका रुझान जैविक कृषि उत्पादों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और विकसित राष्ट्र जैविक पदार्थों के नाम पर बहुत मोटी और मनमानी रकम वसूल रहे हैं, और उनके उत्पादों को हमारे देश के सक्षम लोग बड़े चाव से खरीदते हैं। अर्थात जैविक कृषि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल प्रगति के साथ साथ जैविक कृषि उत्पाद होगा। अंत में मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब इस पर घोर चिंतन मनन करें और कृषि को नई दिशा प्रदान करने में अपना यथाचित योगदान देने का कष्ट करे। इसी के साथ में अपने विचार को विराम नहीं दूंगा, मैं एक कविता सुनाऊंगा आप सबको एक अपनी रचित कविता सुनाऊंगा। जरूर। कि मेरी कविता का शीर्षक है माटी। कि भारत माँ की किसान सपूत जो पूज रहे इस माटी को, सोचो मिलकर आज सुरक्षित रखना हिमालय घाटी को। हिमालय से जलधारा बहती वो देश की सिंचे माटी को, सारे जहां से सुंदर बनाओ देव हिमालय घाटी को। माटी में ही पैदा हुआ सब, माटी में मिल जाता है। इस माटी से जीव जंतु का जन्म जन्म का नाता है। माटी का ही खेल है सारा, सब माटी से मिलता है। सोना चांदी लोहा जस्ता माटी से ही निकलता है। प्यार किया जिसने माटी से, वो कभी नहीं निराश हुआ। फलता फूलता वो रहा निरंतर, ईश्वर की रहती उन पर दुआ। स्वस्थ रखे हम इस माटी को, जिसमें सब जग जीता है। स्वच्छ पवित्र बनाऊं इसको, यही पुरानी यही गीता है। नमन करूं मैं सब जग जन से, इस माटी का पुण्य करे। प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से, उन चीजों को शून्य करे। प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से, उन चीजों को शून्य करे। अब एक छोटी सी दूसरी पोयम है कि पलायन के ऊपर है कि ग्राम सुराज आएगा कैसे, हम सबको अलख जगाना है। रुकेगा किस तरह पलायन, हर गहराई तक हमें जाना है। कि रोजगार के चक्कर में पलायन हो रहा आज, रोजगार है बहुत यहां पर, समझे नहीं समाज। काम सब्जी और बागवानी का गजब निराला है। दुग्ध मत्स्य पशुपालन जड़ी बूटी सभी कैश क्रॉप वाला है। पर्यटन में परदेश की, देश में अलग पहचान। देवभूमि है उत्तराखंड, यही हमारी शान। यही हमारी शान, यहाँ दर्शन को करोड़ों आते हैं। भाग्यशालियों समझे अपने को जो यहाँ दर्शन कर जाते हैं। लूट खसोट जो करे यहाँ पर, वो ज्यादा नहीं चल पाते हैं। जीवन के जो लक्ष्य उनके सब अधूरे रह जाते हैं। उत्तराखंड में जो करे सच्चे मन से काम, मनोकामना पूर्ण करेंगे उनकी चारों धाम। मनोकामना पूर्ण करेंगे उनकी चारों धाम। धन्यवाद। अगर कोई इस पे पूछना चाहते हैं तो मतलब मैं केवल हिंदी में जवाब दे सकता हूँ, अंग्रेजी इसमें नहीं। धन्यवाद सर, बेहद सुंदर भावपूर्ण है आपकी स्वरचित कविता और सभी ने उसको बहुत सराहा। आप सभी से निवेदन है, अगर कोई प्रश्न आप सभी के मन में हो, अगर आप पूछना चाहते हो प्रेमचंद्र सिंह जी से, तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ जी। एक कमेंट भी है। माननीय तो देवभूमि से आते हैं, तो मैं इनको समझता हूँ ये देवभूमि तो देवता ही होने चाहिए। तो आई यूसी अप्रिशिएट हिज प्रेजेंटेशन। उसकी मैं इनकी जो ये प्रेजेंटेशन थी, मैं उनको बहुत ही अपने दिल से उसकी सराहना करता हूँ। और
अगर इन जैसे उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत के अंदर अगर ऐसे बुद्धिजीवी जो जैविक खाद और पानी की कमी के होते हुए भी इरिगेशन को ये बढ़ावा दें और ये जैविक खेती जो है, इसके अंदर दो चीजें हैं हमारे कंट्री के अंदर। जैसे पंजाब के अंदर, अब दिल्ली में भी आप देखोगे कूड़े के ढेर लग जाते हैं, पहाड़ तक कहीं आप देखोगे पहाड़ भी हैं। तो अब वो शायद हो रहा उस पर काम, तो वो जैविक खाद ही है एक किस्म की, तो उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो कितनी यूजफुल होगी। कहाँ तो एक गंदगी का पहाड़ लगता है, आईशोर है, और कहाँ वो इस्तेमाल हो जाए और उससे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जो कि हमारे गरीब देश के गरीबों के लिए काम आए खाने के लिए। तो ये जैविक खाद, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, पटियाला में भी एक हमारे महानुभाव हैं जिन्होंने क्या किया है, बारिश का पानी सब छतों पे इकट्ठा होता है, तो वो सब नालियों के जरिए सीवरेज में चला जाता है, तो उसका तो वो सब पानी वेस्ट हो गया। तो उसको क्या किया है, उसने अपने घर के अंदर ही बनाया हुआ, उसने वो पानी इकट्ठा करके पाइप लगा के नालियों के आगे, तो वो पानी जो है ना उसने अपना एक खेत बनाया हुआ है जिसके अंदर वो इस्तेमाल करता है और उससे प्रोडक्शन लेता है। कहाँ तो वो वेस्ट होना था, सीवरेज में जाना था। दूसरी चीज जो है जैविक, जैसे इतना गोबर होता है, गोधन और हमारी ये भैंस तो बहुत इंडिया में, तो जैसे भैंस का ज़्यादा रिवाज है गाय की निस्बत। तो अगर आप बाहर जाओ तो भैंस तो कहीं दिखेगी नहीं, दूध तो गाय का ही इस्तेमाल होता है। तो वो जो गोबर है वो सीवरेज में डाल देते हैं लोग, तो उससे डबल नुकसान होता है। एक तो गोबर खत्म हो गया, दूसरा सीवरेज ब्लॉक हो गई। अब बताइए, कोई ये सोल्यूशन तो नहीं है। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए जैविक खाद की तरह, तो कहाँ तो वो धन देगा, कहाँ ये मतलब ये नुकसान दे रहा है। तो ये मेरी सजेशन है कि ये अच्छा। एक मैंने महाराष्ट्र में और देखा, मेरे एक दोस्त हैं, वो अपने फार्म हाउस पे ले गए मेरे को, तो उन्होंने पानी की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम बनाया उन्होंने पाइप के जरिए। तो ऊंची पहाड़ पे था उनका मतलब जो फार्म हाउस था, तो सारा वो पानी ऊपर ले जाके बारिश का इकट्ठा करके, तो वो पाइपों के जरिए उसके अंदर होल किए हुए थे, तो वो उस पानी को इस्तेमाल कर रहे थे इरिगेशन के लिए, और वहाँ उन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए। यही मैं निवेदन करूँगा कि हमें पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए। जी सर, शुक्रिया। और अगर किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और अगर आपकी आज्ञा है तो हम आगे बढ़ें अपनी अगली प्रेजेंटेशन की ओर। जी, मैं एक तो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपका ड्रिप इरिगेशन बोला है, अपना अपना फाइनेंशियल से बन रहा है और गवर्नमेंट सपोर्ट है, वो एक क्वेश्चन है। और उसका बाद में हम एक तो क्वेश्चन है, आप ऑर्गेनिक बन रहा है और केमिकल का साथ बन रहा है, आपका सब्जी, आपका फोर जो भी फोर बना रहा है हम लोग तो खा रहा है, खरीद करके हम लोग ने खा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहा है आप लोग का प्लांटेशन का, उसको हम पूछना चाहूंगा। जैसे मैं जो ये जैविक खाद बना रहा हूँ ना, मतलब मैं जो है देशी गाय के गोबर से और जो बायोमास है जंगल का उससे बना रहा हूँ। मैं उसको पेटेंट करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उसको सबको ये नहीं कर सकता अभी, उसमें कार्रवाई जारी है। और मैंने एक नया मॉडल तैयार किया है, मैंने जो है ये जैविक प्लांट तैयार किया है, और वो मैंने इस हिसाब से किया कि जिस तरह से पृथ्वी के अंदर से पानी आता है वो छन के आता है, तो मैंने इसी तरह से जैविक को आगे जाके छन के आता है और कृषि खेती में ड्रिप के माध्यम से पहुंचा रहा हूं और सब्जी में स्प्रिंकलर के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। हम आपकी कला को चुराएंगे नहीं, आप अगर पेटेंट होने से पहले भी बता देंगे तो हो सकता है पूरे देश में आपकी आपने जो काम किया है वो सब जगह फैलेगा। मेरा तो आप सभी से ये निवेदन है, जो कृषि में रुचि रखते हैं उनको जरूर मेरे गांव में एक दिन आना है, ये मेरा निवेदन है। और विशेष करके मैं दावत करूंगा, अगर सारे पद्म अवार्ड वाले वहां पहुंचते हैं
तो ये मेरी व्यवस्था है, इतना मैं सक्षम हूँ कि मैं उनको वहां रख भी सकता अपने पहाड़, मतलब हम तो हिमालय की गोद में रहते हैं बिल्कुल। हमारे जो ये बर्फीला हिमालय है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आप जो ये पौधे लगा रहे हैं सेब आप सेब अनार सेब सेब क्योंकि राजस्थान में भी सेब की खेती होने लगी है और मेरे गांव में मैंने 100 पौधे सेब के लगाए हैं, पर वो ग्रीन एप्पल है। हाँ, ग्रीन एप्पल आपके गर्म जगह हो सकता है। जो जैसे इस समय जो नई वैरायटी आई है, जैसे गैल गाला है और रेडलम गाला वैरायटी जितनी भी आई है वो जो है थोड़ी ऊंचाई और वो मांगता है। क्या इस तरह के अनुभवी व्यक्ति जो हमें ट्रेंड कर सके, हमारे गाँव में भी लोगों को ट्रेनिंग दे सके, तो इस तरह के व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं? सेब जो है चिलिंग मांगता है। ये विशेष ये है कि सेब में जो है उसे कम से कम जो नई वैरायटी आई है वो 400 घंटा चाहिए उसको कम से कम चिलिंग का। लेकिन अगर चिलिंग की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं तो हम प्लेन में भी सेब उगा सकते हैं। क्योंकि आज तो एक वैज्ञानिक, वही तो मैं कह रहा हूं, हमको तो इस ओर ध्यान देना कि हाईटेक खेती की ओर बढ़ना है। हाईटेक खेती में आप देखिए कि आज जो है मतलब हम चिलिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। मैं भी गर्म जगह में हूँ, जहां पर मैं तैयार कर रहा हूँ खेती, वो थोड़ा गर्म है। वहां पर हमने क्या कर रखा है कि सर्दी मतलब दिसंबर और जनवरी के 2 महीने में मैं जो है उसमें पानी की फूंक देता हूँ और उससे जो है रात को तापमान जो है 0 पे पहुंच जाता है। उसी से मैं जो है 400-500 घंटे की वो चिलिंग की उसकी पूरी कर रहा हूँ। मतलब सेब जो है 2 तरह से, एक रूट स्टॉक है और अगर रूट स्टॉक जल्दी फल देता है और सीडलिंग में 3-4 साल लग जाते हैं। मतलब अगर किसी को भी सेब के बारे में हमसे फोन से भी किसी भी मतलब कृषि के उत्पादन के जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, अब ये नहीं कहूंगा कि मैं काली मिर्च आपके अनुभव का फायदा निश्चित तौर पर हम भी लेंगे। धन्यवाद। वैसे प्रेमचंद जी के प्रस्ताव को सारे पद्मश्री अवार्ड जी, हाँ, ये भी क्योंकि उन्होंने आमंत्रण दिया है और उससे उनका मनोबल बढ़ेगा और जो इनके मॉडल में बहुत दम है, बहुत तेजी के साथ देश में ये पहुंचे, इस दिशा में हम सबको भी मिल करके सामूहिक रूप से प्रयत्न करना होगा और नीति आयोग को भी बताना होगा कि इस तरह का मॉडल कैसे फैल सकता है। और मैं प्रेमचंद जी के आपके इस प्रयास को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इसको फैलाने में हम सब भी मदद करेंगे वहां पहुंच करके भी। ये लो, ये देखो। अब तारीख तिथि भी तय कर दो। क्यों भाई? आप जो है शहरों के रहने वाले हैं। हाँ। आप नहीं जून से पहले क्योंकि जून के बाद तो बरसात हो जाती है। नहीं, आपके यहाँ आना कब सुखद रहता है ये बताइए। ये अप्रैल मई में। अप्रैल और मई में, हाँ जी। हाँ, तो मई में बना सकेंगे। अभी तो अप्रैल चल रहा है। हाँ। सब लोगों से कल चर्चा करके मई में जो है बहुत अच्छी जगह है। I will come, sir, definitely with my family. हाँ, मोबाइल नंबर आप मेरा नोट कर लो। हाँ, ले लेंगे। कि 94 11 11 05 01। पढ़ा लिखा में खास नहीं हूँ, 6ठी भी मैं पास नहीं हूँ। नहीं, ठीक है सर। देहरादून ही आना होगा। देहरादून से 150 किलोमीटर गांव जाना। ठीक। थैंक यू सो मच सर। जिंदगी के जो अनुभव होते हैं वो बहुत सुंदर हैं आपके पास, जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। शुक्रिया। और हम मुझे लगता है